हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस व्हाट डज वीवीपैट मीन? चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वेरीफाइड वोटर प्री एक्सेस टूल, वेरीफाइड वोटर पॉलिटिकल एक्शन टैब, वेरीफाइड वोटर पेपर अकाउंट टैली या फिर वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। Which city has been named as the UNESCO वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023? किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्रा। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बुक डे, जिसे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक के नाम से भी जाना जाता है। इसे हर साल 23 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि रीडिंग, पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट को प्रमोट किया जा सके। आपको बता दें, 23 अप्रैल 1995 को पहली बार वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया गया था। इस बार 2023 में इस वर्ल्ड बुक डे का जो थीम दिया गया है यूनेस्को द्वारा, ये इंडिजिनस लैंग्वेजेस है। अच्छा, 23 अप्रैल एक सिंबॉलिक डेट भी है वर्ल्ड लिटरेचर के। अगर हम मामले में देखें, ये वही दिन है जब कई प्रोमिनेंट ऑथर्स जैसे कि विलियम शेक्सपियर, मिगुल डे सर्वेंटेस एंड इंका गार्सिलासो डी ला वेगा, ये काफ़ी प्रोमिनेंट ऑथर्स रहे हैं। इनकी डेथ 23 अप्रैल को ही हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ऑड्रे अजोले, इन्होंने एक्रा जो कि कैपिटल है घाना की, इसको यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023 नामित किया है। तो हर साल के लिए कोई ना कोई सिटी या कैपिटल किसी देश की यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर नामित की जाती है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए 23 अप्रैल को ही इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। Which eastern district received a Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration for its New Age Learning Center? किस पूर्वी जिले को अपने न्यू एज लर्निंग सेंटर के लिए प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, चांगलांग। आपको जानना चाहिए, चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसे हाल ही में अपने इनोवेटिव न्यू एज लर्निंग सेंटर यानी कि NALC के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। आपको जानना चाहिए, सनी के सिंह जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं, जिन्होंने इस सेंटर को कंसेप्टलाइज्ड किया है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। जो ये NALC है यानी कि न्यू एज लर्निंग सेंटर है, ये एक फ्लेक्सिबल, फ्यूचरिस्टिक, डिजिटल लर्निंग स्पेस कम लाइब्रेरी सेटअप है और यहाँ पर किसी भी एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, सीख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइज़र इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संदीप सिंह। आपको जानना चाहिए, फॉर्मर एयरफोर्स वाइस चीफ एंड एस फाइटर पायलट एयर मार्शल संदीप सिंह, इन्हें मिलिट्री एडवाइज़र नियुक्त किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में।
ये जनरल अनिल चौहान को सक्सीड कर रहे हैं। जनरल अनिल चौहान को अक्टूबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया था। हु वॉन द बोस्टन मैराथन मेंस टाइटल दिस ईयर? इस वर्ष बोस्टन मैराथन पुरुष खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, इवांस सीपेट। देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम में भी देखा गया है, मैराथन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई मैराथन होती है और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे स्टेट लेवल के उनमें भी पूछ लेते हैं, तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो केन्या के इवांस सीपेट, ये इन्होंने अपना जो टाइटल है बोस्टन मैराथन का ये डिफेंड किया है, यानी कि पहले भी यही विनर रहे थे जब पिछली बार ये हुई थी। तो इस बार इन्होंने 2 घंटे 5 मिनट 54 सेकंड में ये मैराथन जीती है और ये जस्ट 6th मैन है अब तक के इतिहास में जिन्होंने बोस्टन टाइटल को रिटेन रखा है और 2008 के बाद से पहले। केन्या की हेलेन ओबेरी, इन्होंने विमेंस टाइटल जीता है, यानी कि विमेंस की जो रेस हुई है, मैराथन हुई है, उसे जीता है। अगर हम बात करें मेंस व्हीलचेयर रेस की तो ये मार्शल भागो ने जीता है और वहीं अमेरिका की सुसाना स्कैरोनी, इन्होंने वीमेंस इवेंट जीता है जो व्हीलचेयर रेस होती है उसमें। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा। आपको जानना चाहिए विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, इन्हें वायुसेना मेडल दिया गया है इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा और इस तरह से ये फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर बन गई हैं जिन्हें ये गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें टोटल 58 पर्सनल को ये दिया गया है, उन्हीं में से एक दीपिका मिश्रा भी हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा एक ट्रेंड हेलीकॉप्टर पायलट हैं, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। Which state becomes the first to prepare a DNA database for the identification of unidentified dead bodies? कौन सा राज्य अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए हिमाचल प्रदेश भारत में पहला राज्य बन गया है जिसने अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए डीएनए डेटाबेस डेवलप किया है। तो ये उन सभी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी राहत की बात होगी जो अपने परिजनों के लिए उनको ढूंढने के लिए फ़ोटो लेकर घूमते रहते हैं, है ना, पता नहीं चलता है तो फ़ोटो की तरह आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है कि क्या आपने इसे देखा है इस तरह से। तो अब उनकी बॉडीज़ को पहचानना आसान रहेगा क्योंकि इस डीएनए का जो डेटाबेस है उससे मैच करा सकते हैं रिलेटिव के डीएनए को। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज जूंगा, इन्होंने ये डीएनए प्रोफाइल को, ये जो पूरा डेटाबेसिंग का सॉफ्टवेयर है इसको यूएसए से जो है प्रोक्योर किया है 2022 में। तो अब जो डेटाबेस में डीएनए डिटेल्स हैं उनको रिलेटिव्स के डीएनए सैंपल्स के साथ मैच कराया जा सकता है और रियल आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सकता है बॉडीज़ का। साथ ही हिमाचल प्रदेश एक और कारण से चर्चा में, वो भी साथ में देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने जस्टिस तरलोक सिंह चौहान जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज हैं, इन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का ही एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया है। What is the name of the spacecraft that has been picked by NASA to ferry astronauts to the moon in late 2025? 2025 के अंत में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टारशिप। देखिए क्यों ये क्वेश्चन बनाया गया है, आपको जानना चाहिए हाल ही में स्पेस एक्स की जो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है ये अब तक का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जो बनाया गया है अब तक का। ये अपने फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट में एक्सप्लोड हो गया है ना, और आपको बता दें यही वो स्पेसक्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट्स को मून मार्स पर भेजने के लिए तैयार किया गया है। तो इसे जो स्पेस एक्स का जो अपना प्राइवेट पोर्ट है इनका स्टार बेस, यहाँ से सक्सेसफुली इसको जो है लॉन्च किया गया था, लेकिन ये एक्सप्लोड हो गया क्योंकि फर्स्ट स्टेज के बाद सेपरेट होना पड़ता है। ये जो कैप्सूल होता है इसको सेपरेट होना पड़ता है जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके बाद, तो वो सही से नहीं हो पाया और एक्सप्लोड कर गया। हालांकि स्पेस एक्स कह रही है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने इसी स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को चुना हुआ है अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए, जिन्हें 2025 के अंत में मून पर ये भेजेगा। किस मिशन के तहत? आर्टेमिस 3 के मिशन के तहत।
विच सिटी बेस्ड NGO मून विलेज एसोसिएशन हैज़ पार्टनर विद द इसरो फॉर अपकमिंग लूनर मिशन चंद्रयान 3? किस शहर स्थित NGO मून विलेज एसोसिएशन ने चंद्रयान 3 के लिए इसरो के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, वियना। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसने हाल ही में वियना बेस्ड NGO मून विलेज एसोसिएशन MVA इसके साथ पार्टनरशिप की है। किस अभियान, किस प्रोग्राम के लिए? जो चंद्रयान 3 लूनर मिशन है उसके लिए। तो इस पार्टनरशिप में वही होगा, जो ये NGO है ये भी इसमें अपने कुछ इनपुट्स देगी और इसरो के साथ मिलकर जो इसका डेटा है, चंद्रयान 3 का जो डेटा है उसको अपने कार्यों के लिए भी यूज़ कर पाएगी। जैसा कि द पार्टनरशिप इज़ एम्ड एट इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इसरो लूनर प्रोग्राम एट अ ग्लोबल लेवल and ensuring further international cooperation. When is the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace celebrated? शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 24। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन के तहत 12 दिसंबर 2018 को इस डे को इस्टेब्लिश किया था और पहली बार ये 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। मल्टीलैटरलिज्म की अगर बात करें तो ये बायलैटरलिज्म एंड यूनिलैटरलिज्म का अपोजिट होता है ना। ये इस चीज़ पर फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में कोऑपरेशन बना रहे। एटलीस्ट 3 स्टेट्स जब कोऑपरेट करते हैं आपस में तो उसको मल्टीलैटरलिज्म बोला जाता है। आपने देखा होगा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो मल्टीलैटरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करती हैं, चाहे कुछ भी हो, WTO है, OECD है, कुछ भी है। इंडियन आर्मी हैज़ टाइड अप विद विच यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल? भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी। देखिए, हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडियन आर्मी और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच, जिसके तहत इंडियन आर्मी के जो सोल्जर हैं, जो पर्सनल हैं, उनको चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। तेजपुर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, 1994 से पार्लियामेंट एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और फॉरेन लैंग्वेजेस की टीचिंग के लिए जानी जाती है, खासकर कि चाइनीज़ की यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी है। वेयर वॉज द 8th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग ऑर्गेनाइज्ड? 8वां भारत थाईलैंड रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंकॉक। देखिए, इस तरह क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में ना, कि 8th डिफेंस डायलॉग दो भारत और किस कंट्री के बीच कहाँ हुआ या कौन सा एडिशन रहा, ये भी पूछ लेते हैं, 5वां 8वां। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच जो 8th डिफेंस डायलॉग रहा ये बैंकॉक में हुआ है और भारत की ओर से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्पेशल सेक्रेटरी हैं निवेदिता शुक्ला वर्मा, इन्होंने इसकी सहअध्यक्षता की है। विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव्ड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹5 लाख करोड़? किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, ITC है। देखिए, ITC के शेयर जो है 2023 में 21% तक जो है बढ़े हैं और इसी के साथ इसकी जो हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 5 लाख करोड़ की हो गई है और ये 11th लिस्टेड इंडियन फर्म बन गई है जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया है। और अगर और कंपनीज देखें जिन्होंने माइलस्टोन प्राप्त किया हुआ है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी है, TCS है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस, ICICI बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LIC, SBI, HDFC, भारती एयरटेल, ये सभी शामिल हैं। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब? किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन खुदरा बिक्री मंच व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, टोयोटा। देखिए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर TKM, इसने हाल ही में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपने बेंगलोर कस्टमर्स के लिए जिसका नाम है व्हील्स ऑन वेब, WOW। तो ये एक ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म है जो कि कस्टमर को एक वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। वो अपनी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, 360 डिग्री में उसको देख सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करा सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज़ ऐड करनी है, ठीक है, वो सभी। इवन उसमें आप मोड ऑफ पेमेंट वगैरह सब चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से पैसे देने हैं, सब कुछ आप डायरेक्ट कर सकते हैं और आपकी गाड़ी जो है आपको
अपने डोर पर मिलेगी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि देखा भी है, व्हील्स ऑन वेब इज़ अ बिजनेस टू कस्टमर प्लेटफॉर्म। ठीक है, B2C प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये भी नाम पूछ लेते हैं, B2C क्या होता है, B2B क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर प्लेटफॉर्म, इस तरह से। हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, आशा भोसले। देखिए, जानी मानी सिंगर आशा भोसले, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है, ये जो लता मंगेशकर की फैमिली है, इनके द्वारा ही लता मंगेशकर जी की मेमोरी में, उनके स्मरण में इंस्टीट्यूट किया गया था। आप सभी जानते हैं लता मंगेशकर जी का देहांत 6 फरवरी 2022 को हो गया था। तो इस अवार्ड को जाना जाता है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और ये हर साल दिया जाता है। हाल ही में शुरू हुआ है ये, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे। जो भी राष्ट्र या फिर राष्ट्र के जो लोग हैं या सोसाइटी है, समाज है, इनमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रिकेटर रिसेंटली साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय स्टार स्पोर्ट्स। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षरित क्रिकेटर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऋषभ पंत। देखिए, वॉल्ट डिज्नी कंपनी ओन्ड स्टार स्पोर्ट्स, इन्होंने ऋषभ पंत को अपना लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी देखा था कि जो जियो सिनेमा है, इसने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोनों ही राइवल कंपनीज़ हैं, स्टार स्पोर्ट्स भी और जियो सिनेमा। और स्टार स्पोर्ट्स की ओनर वॉल्ट डिज्नी कंपनी है और जियो सिनेमा की वायकॉम 18। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सेट डाउन इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। किस देश ने हाल ही में अपने अंतिम 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी, जर्मनी है। देखिए, अब जर्मनी में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से नहीं हो रही है, क्योंकि जो इसके अंतिम 3 न्यूक्लियर प्लांट्स थे, एम्सलैंड इसार सेकंड और नेकरवेस्टिन सेकंड, इनको क्लोज कर दिया गया है। एक्चुअली जर्मनी ने अनाउंस किया था 2011 में ही कि हम न्यूक्लियर पावर से फेस आउट कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे। लेकिन 2022 में जैसा यूक्रेन रशिया का हुआ, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी इनको भी, क्योंकि रशिया की ओर से सप्लाई जो है यहाँ पर रोक दी गई, तो इसलिए इनको चालू रखा। इन पावर प्लांट्स को पहले ही बंद हो जाने थे ये, तो अब जो लास्ट के बचे हुए थे, इन्हें अब बंद कर दिया गया है। जर्मनी की बात करते हैं तो कैपिटल बर्लिन है, लेजिस्लेचर है यहाँ की बुंडेस्टैग और बुंदेसरात। जो ये बुंडेस्टैग है, ये लोअर हाउस है, जो पहले वाला लिखा है ना, जिसको बोल्ड किया हुआ है मैंने, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड है। तो एग्जाम में यही पूछी जाती है, पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो बुंडेस्टैग। प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हैं और चांसलर हैं ओलेफ स्कोल्ज। इन विच सिटी, in which country the Indian High Commission has started its 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी, बांग्लादेश। देखिए, हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने जो साउथ वेस्टर्न बांग्लादेश में कुशिया टाउन है, यहाँ पर 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ओपन किया है। इसे ओपन किया गया बांग्लादेश में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा के द्वारा। आपको बता दें, बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन लार्जेस्ट वीज़ा ऑपरेशन सेंटर ऑपरेट करती है वर्ल्ड का। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस। किस राज्य ने प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा। देखिए, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 3 ऑनलाइन सर्विसेज अनाउंस की हैं डिजिटली, ताकि लोग सेवाएं ले सकें, चाहे वो नॉर्मल पीपल हों या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हों। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको पेंशन भी उनके घर पर ही प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, जो भी बेनिफिट्स हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स। तो इनमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं? प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस, ताऊ से पूछो व्हाट्सएप चैटबॉट है ये, और ऑनलाइन बुकिंग ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस। हरियाणा की बात करते हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। Who has become the first Indian woman to be named as Wisden's Cricketers of the Year? Wisden Cricketers of the Year के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हरमनप्रीत कौर। देखिए, 2023 का जो एडिशन रहा विस्डन क्रिकेटर्स एल्मेनेक,
तो इसमें अनाउंस किए गए हैं 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। कौन कौन है देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के टॉम प्लेंडेल, डैरिल मिचेल, और इंग्लैंड के बेन फॉक्स एंड मैथ्यू पॉट्स, और इंडिया की हरमनप्रीत कौर। तो इस तरह से हरमनप्रीत कौर फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है जो कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है। अच्छा, विजडन जो है ये हर साल जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित करता रहा है 1889 से। एक बार जो नामित हो जाता है फिर उसको वो दोबारा नहीं किया जाता है। साथ ही इंडियन बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, इनको विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, और इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स, इनको विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामित किया गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन तब इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था ना हमने, केवल हरमनप्रीत कौर का जाना था और सूर्य कुमार यादव का हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि कितने लोगों को चुना गया है, तो 5 लोगों को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, तो मुझे लगा ये भी बताना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं टोटल कितनों को मिला है। ठीक है, तो मुझे कोई लगता है कि कोई पॉइंट मिसिंग हो गया है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करा देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप ट्रस्ट बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें चैनल को। अच्छा, कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हमारा कंटेंट पढ़ के क्लर्क का एग्ज़ाम देकर निकाल दिए हैं, MTS निकाले हैं। ठीक है, अब वो आगे की तैयारी कर रहे हैं PO की या फिर RBI की, तब भी यही मटेरियल पढ़ रहे हैं, हमारा ही मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रस्ट होता है। कई लोग डायरेक्ट ही PO बन गए हैं, है ना, तो वो आगे नहीं जाना चाहते, वो अपना उसी जॉब में खुश हैं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पर ही रिलाई कर रहे हैं, और जो नए हैं आप लोगों को भी जो है ट्रस्ट रखना चाहिए। करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, एरी गैरी रिपोर्ट आती रहती हैं, उनका डेटा ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक सीमित दायरा रखिए इसमें। हाँ, ये है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप, जैसे मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जो आपको जानने चाहिए, भले ही वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक आपका माइंड जो है डेवलप करते हैं कि हाँ, दिन दुनिया में इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। ठीक है, चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। वेयर इज़ द इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम लोकेटेड? मोहाली, पंजाबी से मोहाली स्टेडियम भी बोलते हैं। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ वेल्सपन न्यू एनर्जी? कपिल माहेश्वरी। हक्की पिक्की इज़ वन ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन विच स्टेट? आंसर इज़ कर्नाटका। तो सूडान में जो क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर ये ट्राइब फंसी हुई है, क्योंकि ये लोग काम करते हैं वहाँ। विच कंट्री रिसीव्ड 450 मेगावाट फ्रॉम द गोडा प्लांट ऑफ अडानी पावर? बांग्लादेश। Which country is credited being the first country to explicitly use inflation targeting for its monetary policy starting in 1990? Answer is New Zealand. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच कंट्री इज़ द एंड्रोमेदा एयरबेस सिचुएटेड? ये हमने पढ़ा था, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसलिए पूछा गया है क्वेश्चन। द बेसल कैलमिटी गुएरिन वैक्सीन इज गिवन फॉर विच इलनेस? Name the Deputy Prime Minister of Britain who has recently resigned from his post. Of which party was gangster Atiq Ahmed a member when he was elected to the Lok Sabha in 2004? 2004 में जब अतीक अहमद को चुना गया था लोकसभा के लिए, तब वो किस पार्टी का मेंबर था? After opening India's first retail Apple store in Mumbai, the company's CEO Tim Cook attended the inauguration of the company's second store in which city? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जैसे PCS होते हैं ना अलग अलग स्टेट्स के, वहाँ पर पूछ ले जाते हैं, तो कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।